नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हमारी उत्तराखंड की 5वीं क्लास है। तो इसमें हम पहले देखेंगे कुलीन शासन काल के बारे में क्या क्या क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी। तो उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति हमारी कौन सी थी, तो ये थी कुलीन। कौन सी थी? कुलीन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कालसी अभिलेख के अनुसार प्रारंभ में कुलीन लोग किसके अधीन थे। तो कुलीन लोग प्रारंभ में किसके अधीन थे? मौर्य के अधीन थे। ध्यान रखेंगे ये भी। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघ भूति। कौन था? अमोघ भूति। फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अमोघ भूति की रजत व ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई। तो ये हुई हमारी पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेत कहाँ पड़ता है? लुधियाना से बेहद सहारनपुर में पड़ता है तक प्राप्त हुई। तो ये भी ध्यान रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, महाभारत में कुलिंदों को क्या कहा गया है। तो महाभारत में कुलिंदों को द्विज कहा गया है और कुलिंद नरेश को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है, तो आप ध्यान रखेंगे इसको। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, महाभारत व अष्टाध्यायी में किन शासकों की जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर है कुलिंदों की, तथा वन पर्व में कुलिंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है। यानी जो वन पर्व है महाभारत का, उसमें कुलिंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है। ये भी ध्यान रखेंगे। सातवां क्वेश्चन हमारा, कुलिंदों के कितने प्रकार की मुद्राएं थी। तो कुलिंदों की कितने प्रकार की मुद्राएं थी? तो 3 प्रकार की। अमोघ भूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की, चत्रेश्वर प्रकार की। तो चत्रेश्वर को छत्रेश्वर भी कहीं लिखा गया है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 8 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं रजत व तांबे की बनी हुई थी, उसमें कौन सी लिपि से लेख लिखे गए थे। तो कौन सी लिपि से लेख लिखे गए थे? तो ये लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि व क्रोस्टिल लिपि से। ये भी आप ध्यान रखेंगे। 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अल्मोड़ा प्रकार की कत्यूरी घाटी से 54 मुद्राओं में एक शिवदत्त की और एक आसेक की और शेष गोमित्र की। यानी एक जो मुद्रा थी वो शिवदत्त की प्राप्त हुई, एक आसेक की प्राप्त हुई और बाकी जो शेष 52 थी वो गोमित्र की प्राप्त हुई। 10th क्वेश्चन है हमारा, अमोघ भूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में किसका अधिकार हो गया था। तो मैदानी क्षेत्रों में अमोघ भूति के बाद किसका अधिकार हुआ? शकों का अधिकार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शकों के निवास की पुष्टि कौन सा मंदिर करता है। तो ध्यान रखेंगे कौन सा मंदिर करता है? कटारमल का सूर्य मंदिर। और अगर पूछेंगे कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कुषाण कालीन मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई? ये हुई हमारा वीरभद्र, मोरध्वज और गोविषाण से प्राप्त हुई। वीरभद्र किसको कहा जाता है? तो वीरभद्र कहा जाता है ऋषिकेश को। किसको कहा जाता है? वीरभद्र ऋषिकेश को। और मोरध्वज किसको कहा जाता है? तो मोरध्वज कहा जाता है कोटद्वार को। किसको कहा जाता है? कोटद्वार को। और अगर पूछेंगे गोविषाण किसको कहा जाता है? तो गोविषाण कहा जाता है काशीपुर को। ध्यान रखें किसको कहा जाता है? गोविषाण काशीपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए। तो ये किसने करे थे? हमारे शुद्ध सोने के सिक्के सर्वाधिक जारी ये कुषाणों ने करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में 7 कुषाण स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई। तो ये खटीमा से प्राप्त हुई। खटीमा कहाँ है? हमारा उधम सिंह नगर में। कहाँ है? उधम सिंह नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कुषाणों को कुचलने में मुख्य भूमिका किसकी रही थी। तो मुख्य भूमिका किसकी रही है? योधे शासकों की रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युगसैल का गोत्रीय वंश का प्रतापी शासक कौन था। तो ये थे हमारे सीलवर्मन। कौन था? सीलवर्मन। सीलवर्मन के बारे में अन्य जानकारी क्या है? सीलवर्मन ने देहरादून के जगत ग्राम में बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था। इसने यमुना तट पर 4 अश्वमेघ यज्ञ किए। शिव भवानी नामक राजा ने यमुना के तट पर भी अश्वमेघ यज्ञ किए। यानी शिव भवानी ने भी करे और सीलवर्मन ने भी करे। और अगर बाड़वाला का प्राचीन नाम पूछेंगे तो जगतग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाखामंडल से प्राप्त शिलालेख किस वन से संबंधित है। तो लाखामंडल से प्राप्त शिलालेख है हमारा किस, यहाँ पे ये गलत हो गया है, तो यहाँ पे होगा आपका
छांगलेस वंश। कौन सा वंश होगा? छांगलेस वंश। ध्यान रखेंगे, इसको सही कर लेंगे, छांगलेस वंश होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदुवंशी राजाओं की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये होती है लाखामंडल के राजकुमारी ईश्वरा के लेख से मिलती है। इस लेख से 11 पीढ़ियों के 12 शासकों के नाम उल्लेखित है। यदुवंश का संस्थापक सेनवर्मन था। कौन था यदुवंश का संस्थापक? सेनवर्मन, जिसकी राजधानी यमुना प्रदेश सिंहपुर में थी। कहाँ थी इनकी राजधानी? यमुना प्रदेश सिंहपुर में थी। राजकुमारी ईश्वरा भास्कर वर्मन की पुत्री थी तथा जालंधर राजकुमार चंद्रगुप्त की पत्नी थी। ये भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में नागों की पुष्टि किस लेख से मिलती है? तो ये मिलती है गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से। किससे? गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से। और गोपेश्वर कहाँ स्थित है? तो गोपेश्वर हमारा चमोली में स्थित है। कहाँ स्थित है गोपेश्वर? चमोली में स्थित है। छठवीं सातवीं सदी नागवंश के अंतिम अस्तित्व का पता चलता है। यानी जो छठी और सातवीं सदी थी उसमें नागवंश के अस्तित्व का पता चलता है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 4 नाग राजाओं के नाम मिलते हैं। कौन कौन से नाग राजाओं के नाम मिलते हैं? स्कंद नाग, गणपति नाग, विभु नाग, अंशु नाग। त्रिशूल लेख में उल्लेख किया गया है कि गणपति नाग ने अपने दूसरे राज्य वर्ष में रुद्र महालय के सामने शक्ति त्रिशूल की स्थापना की। गणपति नाग उत्तरी नाग वंश का शक्तिशाली शासक प्रतीत होता है, जिसका रुद्र महालय गोपेश्वर में अभिलेख मिला है। यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय नाग शक्ति को जाता है। यानी यमुना घाटी में जो यदुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय किसको जाता है? नाग शक्ति को जाता है। आगे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में नाग शासकों को किसने परास्त होगा? यहाँ पे प्राप्त नहीं होगा, ये परास्त होगा। किसने परास्त किया? तो ये किया कन्नौज के मोखरी वंश ने। किसने किया? कन्नौज के मोखरी वंश ने। मोखरी वंश के अंतिम शासक ग्रहवर्मा था। वह इसका संस्थापक हरिवर्मा था। ग्रहवर्मा की हत्या के बाद मोखरी राज्य उसके बहनोई हर्षवर्धन के अधीन हो गया। यानी जब मोखरी ग्रहवर्मा की हत्या हो गई तो उसके बाद मोखरी राज्य उसके बहनोई हर्षवर्धन के अधीन हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है हमारा, ह्वेनसांग ने गंगा को क्या कहा? तो ह्वेनसांग ने गंगा को क्या कहा? महाभद्रा। तथा हरिद्वार को मोयुलो कहा, जिसका क्षेत्रफल 20 ली चीनी माप बताया। ध्यान रखेंगे, ये भी कितना बताया? 20 ली चीनी माप। आगे चलते हैं। अल्मोड़ा का तालेश्वर ताम्रपत्र किस वंश से संबंधित था? तो ये था पौरव वंश से। किस वंश से? पौरव वंश से। तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज 1915 में हुई थी। तालेश्वर ताम्रपत्र में धूतिवर्मन विष्णुवर्मन द्वितीय के शासन का उल्लेख मिलता है और पौरव वंश के संस्थापक राजा विष्णुवर्मन प्रथम था। पौरव वंश के शासन राज्य को पर्वताकार राज्य कहते थे। क्या कहते थे? पर्वताकार राज्य। पौरव वंश के ताम्रपत्रों में 5 शासकों का उल्लेख मिलता है। कितने शासकों का उल्लेख मिलता है? 5 शासकों का उल्लेख मिलता है। तो ये 5 शासक कौन कौन थे? तो ये थे विष्णुवर्मन प्रथम, इसके बाद क्रमशः वृषवर्मन, अग्निवर्मन, धूतिवर्मन, विष्णुवर्मन द्वितीय शासकों का वर्णन मिलता है। पौरव का कुल देवता वीरणेश्वर स्वामी थे। कौन थे पौरव के कुल देवता? वीरणेश्वर स्वामी थे। पौरव शासकों की उपाधि महाराजा धीराज परम भट्टारक थी। तो क्या थी इनकी उपाधि? महाराजा धीराज परम भट्टारक। तालेश्वर ताम्रपत्र संस्कृत भाषा, कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा। और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि में अंकित था। तो ध्यान रखेंगे, अगर पूछेंगे तालेश्वर ताम्रपत्र में कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा। और लिपि कौन सी थी? तो होगी ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौरव वंश
में सेना नायक को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? बलाध्यक्ष। क्या कहा जाता था सेना नायक को? बलाध्यक्ष। और अगर यहीं पे पूछेंगे संधि विग्रही कौन था, तो ये था विदेश मंत्री। कौन था संधि विग्रही? विदेश मंत्री। अगर पूछेंगे द्विवीरपति कौन था, तो द्विवीरपति कौन था? लेखक वर्ग। कौन था द्विवीरपति? लेखक वर्ग। और यहीं पे पूछेंगे जमनपति, तो जमनपति कौन था? पदाधिक सेना का मुख्य। कौन था? पदाधिक सेना का मुख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूकर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो भूकर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? भागी। क्या कहा जाता था? भागी। तो इसका पौरव काल में दो तरह की भूमि होती थी। कौन कौन सी होती थी? एक केदार, दूसरी सारी। सिंचित भूमि को केदार भूमि, कौन सी जो सिंचाई की भूमि होती थी उसको केदार भूमि कहा जाता था। असिंचित भूमि को सारी भूमि कहा जाता था। ध्यान रखेंगे। भूमि मापन के लिए द्रोणवापम, खारीवापम, पुल्यवापम विधि का प्रयोग किया जाता था। तो ध्यान रखेंगे कौन कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता था? द्रोणवापम, खारीवापम व कुल्यवापम विधि का प्रयोग किया जाता था। आगे बढ़ेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। प्लेटी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? देवप्रयाग के इंडोला खाल में स्थित है। और ये कहाँ पे है? टिहरी जिले में। कहाँ पर है? टिहरी जिले में। प्लेटी का सूर्य मंदिर किसने निर्माण करवाया? ये कल्याण वर्मन ने बनाया था। किसने बनाया था? कल्याण वर्मन ने। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। छोटी सी क्लास थी, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इससे आगे का। तो आप जरूर अपने नोट्स बनाइएगा और वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करिएगा। धन्यवाद।